एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरे पापा ने मेरा रिश्ता 15 साल की लड़की से दौलत के लालच में तय कर दिया था। कहने लगे शादी के बाद सारी जायदाद अपने नाम करवा कर तलाक दे देना। मैं भी लालच में आ गया और मान गया और मेरी शादी पापा के दोस्त की बेटी के साथ हो गई। शादी की रात जब वो कमरे में आई तो मैंने उसे अलग सोने के लिए कह दिया, लेकिन मेरा मन नहीं माना। वह लड़की भला की खूबसूरत थी और मैंने वह सब कुछ वसूल किया जो एक दूल्हे को करना चाहिए। वह रात भर चीखती चिल्लाती रही। मैं अपनी जवानी की आग बुझाता रहा। रश्मि मेरे पापा के दोस्त की बेटी थी। उसकी उम्र उस समय 15 साल की थी जब वह हमारे घर रहने के लिए आई थी। रश्मि के मम्मी पापा की एक ट्रेन हादसा में मौत के बाद मेरे पापा उसे गांव शहर में हमेशा के लिए अपने घर ले आए। रश्मि का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए मेरे पापा के पास दूसरा कोई चारा भी नहीं था। वे रश्मि को अपने पास ना ले आते। रश्मि के पापा और मेरे पापा में भाइयों जैसी मोहब्बत थी। दोनों आपस में सगे भाइयों की तरह ही रहते थे। मेरी उम्र उस समय 25 साल की थी जब रश्मि हमारे घर आई। उस वक्त वह रो रही थी। उसके लिए उसके माँ बाप के बिछड़ने का सदमा बहुत बड़ा था। उसने अपनी माँ बाप को खो दिया था। मैं उसे पहले तो अपनी छोटी बहन की तरह समझता था, इसलिए उसके इस गम के मौके पर उसे गले लगाकर तसल्ली देने लगता, उसके आंसू पोंछता, उससे कहता कि तुम मेरी माँ को अपनी माँ समझ लिया करना। जब वो अपनी माँ को याद करके सिसकियाँ भर भर कर मम्मी मम्मी पुकारती तो मेरा और मेरी माँ का दिल फट जाता। मेरी माँ भी उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह धीरे धीरे मुझसे उसे बहुत ज़्यादा लगाव होने लगा। वह घंटों मुझसे अपनी माँ की बातें करती थी, अपने पापा की बातें करती थी। उसके पापा ने सारी जायदाद उसके नाम पर लगा रखी थी, इसलिए ज़मीन के पैसे उसके पास ही रहते थे और वह पैसे इतने होते थे उसके खर्चों के साथ साथ हमारे खर्च भी उन्हीं पैसों से पूरे होने लगे थे। मेरे पापा का कारोबार बहुत छोटा सा था। हम मुश्किल से ही अपनी ज़रूरत को पूरा कर पाते थे, लेकिन अब तो हमारे घर में हर ऐशो आराम होने लगा था, क्योंकि अब रश्मि का सारा पैसा मेरे पापा के पास आने लगा था। रश्मि शाम को मुझे कहती कि मैं उसके साथ आंख मिचौली खेलूंगी और कंचे भी खेला करूंगी। मैं भी उसके जी बहलाने के लिए उसके साथ कंचे खेलने लगता। वह मुझसे ही पढ़ने लगी थी। मैं भी अपने माँ बाप का इकलौता संतान था। मुझे तो जैसे एक छोटी बहन मिल गई थी, लेकिन मैं भूल गया था कि सगी बहन ही अपनी बहन होती है। मुंह बोली बहन बहन नहीं बन जाती। मैं उस समय ग्रेजुएशन करके नौकरी की तलाश कर रहा था। मेरी माँ ने रसोई का सारा खर्चा मेरी जिम्मेदारी पर दे दी थी। मेरी माँ ने मेरे ऊपर डाल भी रखा था, इसलिए मैं अपना खर्च खुद निकाल रहा था। एक कंपनी में जॉब करता था जहाँ से मुझे 15,000 रुपये मिल जाते थे। किचन में ही चलाता था। उस वक्त मेरे लिए रोटी बना रही थी। मैं आते ही उसके गले में बाहें डाल देता और कहता, रश्मि जी आज क्या बनाया है आपने मेरे लिए। वो बड़े लाड से पूछती। वो मुझसे कहती, पहले अपने कमरे में जाओ और नहा धोकर फ्रेश होकर आओ, तुम तो सीधे किचन में चले आते हो। मेरी बात पर वो मुझे गौर से देखते हुए कहने लगती, इसलिए कि स्कूल से आने के बाद मुझे सबसे पहले आपको देखने की ख्वाहिश होती है। जितना समय स्कूल में रहती हूँ मेरा दिल आपको देखने के लिए बेचैन रहता है। मैं ही जानती हूँ स्कूल का समय मैं आपके बगैर कैसे गुजारती हूँ। आपको क्या पता आप मेरे लिए क्या हैं। मुझे लगा शायद वो मुझसे इसलिए इतनी मोहब्बत करने लगी थी कि उसके हर गम में मैंने उसके आंसू पोंछे थे। 3 साल हो चुके थे उसे हमारे घर में रहते हुए। अब तो वह 10वीं क्लास में भी आ चुकी थी, इसलिए उसे शायद मेरी आदत सी लग गई थी। सच तो ये था मेरा भी दिल उसके बगैर नहीं लगता था, लेकिन मैं तो उसे अपनी छोटी बहन की तरह समझता था। लेकिन मुझे उसकी मोहब्बत की शिद्दत का अंदाज़ा उस समय हुआ जब मेरी माँ की सहेली की बेटी हमारे घर कुछ दिन रुकने के लिए आई थी। वह अपनी जॉब के सिलसिले में दिल्ली शहर आई हुई थी और मेरी माँ ने उसे घर पर ही रोक लिया था कि जब तक तुम्हें तुम्हारे मन का कमरा नहीं मिल जाता तुम हमारे घर पर ही रुक जाओ। मम्मी की सहेली के घर मेरा बचपन से ही आना जाना था और मम्मी की सहेली की बेटी अन्नू भी मेरे घर आती जाती थी। बचपन से ही हमारी अच्छी खासी दोस्ती थी। मेरी माँ ने और मेरी सहेली ने मिलकर हम दोनों के रिश्ते की बात भी बचपन में ही तय कर रखी थी और इस बात का पता मुझे और अन्नू को भी था, इसलिए एक दूसरे के लिए हम वैसे ही जज्बात रखते थे। उसकी नौकरी लगी तो वो बहुत खुश थी। कहने लगी, आंटी जी मुझे एक छोटा सा फ्लैट मिल गया है, अब मैं अपने फ्लैट में शिफ्ट हो जाऊंगी। जिस दिन उसकी नौकरी लगी थी दूसरे शहर से उसकी माँ और उसकी बहन भी आई हुई थी। हमारे घर पे मिठाई के डिब्बे के साथ वे सब लोग आए हुए थे। मैं उन लोगों के स्वागत के लिए किचन में खड़ा चाय का इंतज़ाम कर रहा था। रश्मि भी किचन में खड़ी थी, मेरी मदद कर रही थी। वह चाय बना रही थी
और वह पकोड़े बनाने के लिए आलू भी काट रही थी। बाकी सब चीज़ें मैं तैयार कर चुका था। आज सब कुछ मैंने अन्नू की पसंद का ही बनाया था। मैं रश्मि से ही बात कर रहा था कि जब अन्नू मिठाई लेकर किचन में ही आ गई। उसे देखकर मेरी नज़रें खुद ब खुद शर्म से झुकने लगी थी। चेहरा गुलाबी होने लगा था। उसने मिठाई का डिब्बा मेरे सामने किया, कहने लगी, तुमने मुझे मुबारकबाद नहीं दी। मैं डिब्बे से मिठाई उठाने लगा तो अन्नू ने वह डिब्बा पीछे कर लिया। फिर उसमें से एक बर्फ़ी उठाकर मेरे मुंह के करीब कर दी, कहने लगी, मेरे हाथ से खाओ, मुझे अच्छा लगेगा। आज तो वैसे भी मम्मी तुम्हारी माँ से बहुत ही खास बात करने आई हैं। अन्नू की बात पर मैं शर्माने पर मजबूर हो गया था। मैंने थोड़ी सी बर्फ़ी उसके हाथ से लेकर खाई थी और फिर मैं कप में चाय डालने लगा। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि रश्मि को अन्नू की बातें और व्यवहार बुरा लग जाएगा। अन्नू मेरे पास ही किचन के स्लैब से टेक लगाए मुझे देख रही थी और मुझे घूर रही थी। अन्नू कहने लगी, आकाश, पूछोगे नहीं कि मम्मी किस काम के लिए आई है? मैं जानता था अन्नू को बस अपनी जॉब लगने का इंतज़ार था। यकीनन अब बात शादी की ही होगी, लेकिन मैं अनजान सा बन गया था। अन्नू की नज़रें मेरे दिल की धड़कनें बढ़ाने लगी थी। मैंने पूछा, किस खास काम के लिए आई हैं? अन्नू मुस्कुराने लगी, कहने लगी, तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए। पता है आकाश, मेरी नौकरी लगते ही मैंने माँ से कह दिया था कि आप मेरे सब्र का और इम्तिहान ना लीजिए, मुझे मेरे आकाश के घर भेजने का इंतज़ाम करें। अन्नू की मोहब्बत अपनी चरम सीमा पार कर चुकी थी। अब रश्मि के चिल्लाने की आवाज़ पर हम दोनों ही अपने होश की दुनिया में वापस आए थे। आलू काटते काटते रश्मि ने अपनी उंगली भी काट ली थी और उससे अब खून बह रहा था। वह अपने हाथ को दबाए चिल्लाने लगी। मैं और अन्नू उसके पास गए। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। कट बहुत गहरा था। उसके हाथ से काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा था। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। अन्नू ने रश्मि का हाथ मेरे हाथ से पकड़ लिया। उफ, इसका हाथ काफ़ी कटिया है। तुम भी ना आकाश, क्या ज़रूरत थी बच्ची से ये काम करवाने की? अब जाओ, जाकर बैंडेज लेकर आओ। अन्नू को भी रश्मि के कटे हाथ को देखकर दुख हो रहा था। रश्मि मुंह बंद किए बस अपने दर्द को बर्दाश्त कर रही थी। बस मैं तो उसका हाथ देखकर ही बौखला सा गया था। इसलिए तेज़ी से किचन से निकलकर मम्मी के कमरे में चला गया और बैंडेज उठा लिया। मेरी माँ और अन्नू की माँ दोनों ही रश्मि के लिए परेशान होने लगी थी। रश्मि रोए जा रही थी। मैंने कहा, दर्द हो रहा है? उसे यूँ रोता हुआ देखकर मेरी आंखें भी नम हो चुकी थी। मुझे यूँ परेशान देखकर बोली, हाँ बहुत दर्द हो रहा है, इतना कि सहा नहीं जा रहा। पता नहीं उसके शब्दों में क्या था कि कुछ पल के लिए मुझे खामोश कर गया था। सभी रश्मि में लग गए थे। ना ठीक से किसी ने कुछ खा पाए थे, ना ही मेरी होने वाली सास ने कोई बात की थी। अन्नू की माँ जाने से पहले कहने लगी कि मैं एक बहुत खास काम से आई थी, लेकिन रश्मि की तकलीफ़ ने तो सारी सूझबूझ ही ख़त्म कर दी। लेकिन अगली बार सारी रस्मों के साथ आकाश और अन्नू को एक दूसरे की नाम की अंगूठी पहनाएंगे। मुझे उस वक्त उस बात को लेकर ज़रा भी खुशी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मेरा सारा ध्यान रश्मि के कटे हाथ की तरफ ही था। अन्नू की माँ चली गई थी। जब पापा घर आए तो रश्मि को फ़ौरन डॉक्टर के पास लेकर गए। रात का खाना रश्मि ने मेरे हाथों से ही खाई थी। न जाने क्यों उसकी नज़रें लगातार मेरे ऊपर ही जमी हुई थी। वह एकटक मुझे ही देखे जा रही थी। पहली बार न जाने क्यों मुझे उसकी नज़रों से उलझन हुई थी। पहली बार जी चाहा वो मुझसे अपनी नज़रें हटा ले। मैं नहीं जानता था कि उसकी नज़रों में क्या था, लेकिन मैं एक उलझन का शिकार हो रहा था। और उसके बाद तो ये सिलसिला चालू ही होने लगा था। रश्मि की बातें मुझे अजीब सी उलझन में डाल देती थी। मुझे कहती, आकाश जी दुआ कीजिए मैं जल्दी से बड़ी हो जाऊं। मैं उसकी बात सुनकर हैरानी से मुस्कुराने लगता। मैंने कहा, तुम बड़ी होकर क्या करोगी? कहने लगी, अपने पापा का सारा काम संभाल लूँगी, बहुत सारा पैसा कमाऊँगी, अन्नू दीदी से भी ज़्यादा। और फिर ये कहकर वह चुप हो गई। मैंने कहा, और फिर क्या बताऊंगी? कभी आपको पहले मुझे ये बताइए कि आपको अन्नू दीदी और मुझ में कौन ज़्यादा अच्छा लगता है? उसके सवाल ने मुझे मुश्किल में डाल दिया था। मैं कैसे अपने मुंह से अन्नू का नाम ले सकता था? मेरी और अन्नू की कोई लव मैरिज नहीं हो रही थी, बल्कि हमारी अरेंज मैरिज थी। मैंने कहा, रश्मि ये कैसा सवाल है? तुम मेरे लिए छोटी बहन जैसी हो और अन्नू मंगेतर है मेरी। लेकिन वह ज़िद पर अड़ी हुई थी। कहने लगी कि मुझे बताओ कि हम दोनों में से आपको सबसे ज़्यादा कौन पसंद है? मैं उसके सामने अन्नू का नाम नहीं ले सकता था, इसलिए कह दिया कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, अन्नू से भी ज़्यादा। ये बात मैंने ऐसे ही मजाक में कही थी, जैसे कोई बड़ा भाई छोटी बहन से कह देता है, उसका मन बहलाने के लिए। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा खिल उठा था। कहने लगी, मैं जानती थी कि जब मैं आपको इतना चाहती हूँ तो कैसे मुमकिन है आपको मुझसे मोहब्बत ना हो। उसकी बात मुझे इतनी बुरी नहीं लगी थी जितनी उसकी नज़रों की बेबाकी ने
मुझे हड़बड़ाने पर मजबूर कर दिया था। मैंने हमेशा उसे छोटी बहन ही समझा था, इसलिए उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता था। रश्मि ने 10वीं क्लास बहुत अच्छे नंबरों से पास की थी। अन्नू की माँ इस बार मेरे लिए मंगनी का सारा सामान घर लेकर आ गई थी। हमारे घर में ही एक छोटा सा फंक्शन रखा गया था। मेरे सारे दोस्त भी मेरे घर पर आए हुए थे, लेकिन न जाने क्यों रश्मि बिल्कुल चुप चुप सी थी। मंगनी की रस्म घर पर ही हो गई थी। मैं तैयार होकर अन्नू के बराबर में बैठा तो रश्मि कुछ देर तो मुझे टकटकी बांधे देखती रही। मेरी नज़र भी बार बार उस पर उठ रही थी। उसकी आंखें न जाने क्यों लाल होने लगी थी। और अब अन्नू ने मुझे अंगूठी पहनाने के लिए मेरा हाथ थामा तो रश्मि तेजी से वहाँ से चली गई। मैं जानता था उसे मेरे जाने का दुख है। मंगनी हो रही थी और 1 साल बाद शादी भी थी, इसलिए रश्मि उदास हो रही थी, लेकिन मैं भी क्या करता। शादी तो मेरी एक दिन होनी ही थी। अन्नू आज बेहद खुश थी। मेरे कान के करीब होकर बातें करने लगी। जितना तुम आज खूबसूरत लग रहे हो, क्या ख्याल है मंगनी के बजाय सीधा शादी कर लेते हैं, 7 फेरे ले लेते हैं। कसम से आकाश, आज तो नींद आना मुश्किल है। उसके खुमारी भरे शब्दों को सुनकर मेरे भी जज्बात हिचकोले मार रहे थे। मेरा चेहरा खुद ब खुद शरारत करने के लिए बेताब था। मुझे अन्नू अच्छी लगती थी, लेकिन उसके इजहार मोहब्बत ने मेरे अंदर हलचल सी मचाना शुरू कर दी थी। सब मेहमान जा चुके थे। अब अन्नू की फैमिली जाने लगी तो अन्नू की बहन ने मुझे अलग से गिफ्ट पैक करके दिया। कहने लगी, अन्नू दीदी तो आपकी दीवानी हो गई हैं। उसका तो बस नहीं चलता, क्या कुछ आपके लिए खरीद ले। ये भी उसी ने दिया है। आपके लिए गोल्ड की चेन है जिस पर अन्नू लिखा है, और मुझसे कहा है कि आकाश से कहना हर वक्त इसे पहन कर रखें। मैं भी शर्माते हुए अपनी साली से वह पैकेट लेकर अपने कमरे में आ गया। वे लोग जा चुके थे। मैं बहुत खुश था। वह चैन भी अपने गले में पहन लिया। एक लड़के के लिए शायद बहुत खुशनसीबी की बात होती है कि उसकी होने वाली पत्नी उसे इतनी चाहती हो। अभी मैं वह चैन अपने गले में पहन रखा था जब अन्नू की कॉल आने लगी। मैंने मुस्कुराकर उसका फ़ोन उठाया था। अब तो अन्नू की बातें मेरा चैन चुराने लगी थी। वह अपनी बेकरारियों का जिक्र मुझसे करने लगी थी। उसकी बातों का जादू था कि मैं रश्मि को नज़रअंदाज कर गया था। हालांकि मैं जानता था वह अपने कमरे में बैठी रो रही होगी, लेकिन इस वक्त मुझे अन्नू की बातों में दिलचस्पी थी। अन्नू कहने लगी, मुझसे ये सब्र का इम्तहान नहीं दिया जाता। मैं तो माँ से कहने लगी हूँ कि कुछ महीने बाद ही शादी की तारीख कर लेते हैं, वरना मैं आकाश के साथ ही कहीं भाग जाऊंगी। अभी मैं अन्नू से बात ही कर रहा था कि मुझे शोर की आवाज़ सुनाई दी थी। कांच के टूटने की आवाज़ आने लगी। मैंने फ़ौरन फ़ोन बंद किया और कमरे से बाहर आ गया। शोर रश्मि के कमरे से आ रहा था। मम्मी पापा भी मंगनी के फंक्शन से थके हुए थे और अपने कमरे में सो चुके थे। अब रश्मि के कमरे का शोर सुनकर वह भी आंगन में आ गए थे। मेरे पापा ने रश्मि का दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला, बल्कि चीख चीख कर रो रही थी। अपने कमरे में मौजूद कांच की चीज़ों को पटक पटक कर तोड़ रही थी। कह रही थी, मैं आज खुद को ख़त्म कर लूँगी। आप लोग मेरे आकाश जी को मुझसे जुदा कर देंगे। ये सुनकर तो मेरी रंगत ही उड़ गया था। कहीं वह खुद को कुछ कर न बैठे। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने उसे अपनी कसम देकर कहा कि दरवाज़ा खोलो। कहने लगी, नहीं खोलूँगी। आपको मुझसे प्यार नहीं है, तभी तो मुझे छोड़कर जा रहे हो। जब मैं मर जाऊँगी तो शौक़ से शादी कर लीजिएगा। उसकी बातें जुनून देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मम्मी पापा भी हैरान परेशान खड़े थे। अभी भी यही समझ रहा था कि उसे मेरे दूर जाने का दुख है। मेरे बाद वह अकेली हो जाएगी। उसे एक दोस्त, एक भाई की ज़रूरत थी, लेकिन मैं गलत था। ये जुनून, ये मोहब्बत भाई बहन का, ये दोस्त वाली नहीं थी, बल्कि ये जुनून कुछ और ही था। वह अंदर से चिल्लाकर बोली, सारी दुनिया को आग लगा दूंगी, खुद को ख़त्म कर लूँगी। नहीं जीना मुझे अपने आकाश जी के बगैर। उसकी बातें सुनकर मेरी माँ भी रोने लगी थी। उसके जुनून का ये रंग हमने आज पहली बार देखा था। उसका दिल इस वक्त बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। कहने लगी, उतार कर फेंक दो वह अंगूठी। वह औरत होती कौन है आपसे शादी करने वाली? किसी छोटे बच्चे की तरह वह फूट फूट कर मेरे साथ लग कर रो रही थी। मेरी माँ आगे बढ़ी और रश्मि को मुझसे दूर किया और अपने सीने से लगा लिया और मेरी माँ के साथ मिलकर रोने लगी। भगवान के लिए आंटी जी, मुझे इतना बड़ा दर्द मत दीजिए। मेरे माँ बाप को तो भगवान ने मुझसे छीन लिया, मेरे आकाश को मुझसे मत छीनो। मेरी माँ उसे हिलाने लगी और मुझे अपने कमरे में जाने का इशारा कर दिया। मैं वापस अपने कमरे में चला गया था। मैं तो इस तरह परेशान था कि बता नहीं सकता। हो क्या गया था रश्मि को, क्यों इस तरह रिएक्ट कर रही थी। अभी मैं इसी उलझन में था कि मेरा मोबाइल बजने लगा। मैंने फ़ोन देखा तो अन्नू की कॉल थी। मैं उस वक्त इतनी दिमागी उलझन का शिकार था कि अन्नू से कोई रोमांटिक बात नहीं कर सकता था। मैंने यही सोचा
कि उससे कह दूँ कि मुझे नींद आ रही है, किसी और दिन बात करूँगा। लेकिन मेरे फ़ोन उठाते ही वह भड़क उठी, कहने लगी, कब से तुम्हें लगातार फ़ोन कर रही हूँ, अचानक से फ़ोन बंद करके कहाँ चले गए थे। पहली बार उसके कहने का अंदाज इतना सख्त था, उसे मैं क्या बताता, मैं किस उलझन में फंसा हुआ था। मैंने कहा मम्मी की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी, मुझे उससे झूठ बोलना पड़ा। यही बहाना मुझे उस वक्त बहुत सही लगा था। ये सुनकर अन्नू चुप हो गई, फिर अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगने लगी और माँ के हाल चाल पूछने लगी। मुझसे फिर से प्यार भरी बातें करने लगी, लेकिन मैं दिमागी तौर पर बहुत परेशान हो चुका था। एक तरफ अन्नू जल्दी शादी पर अड़ी हुई थी, दूसरी तरफ रश्मि इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। मैं हमेशा उसके पास नहीं रह सकता था, आखिर मुझे कभी न कभी तो शादी करना ही था। सच तो ये था कि मैं भी अन्नू से बेहद मोहब्बत करने लगा था। बंधन ही कुछ ऐसा था, वह मेरी मंगेतर थी, फिर मुझे चाहती भी थी। कैसे मुमकिन था मेरे दिल में उसके लिए जज्बात ना बदलते। रात को अब कई कई घंटे रश्मि मुझे अपने पास बिठा कर रखती थी, फिजूल से इधर उधर की किस्से सुनाती रहती थी, कहीं मैं कमरे में उठकर जल्दी ना चला जाऊं। शायद वे जानती थी कि अन्नू रात को मुझसे बात करती है। मैं बार बार घड़ी देख रहा था और उसे सोने का कहता, और जब रश्मि से जान छुड़ाकर जैसे तैसे कमरे में आता तो अन्नू की कई मिस कॉल देखकर परेशान हो जाता। रोज रोज मैं अन्नू से क्या बहाने बना सकता था। एक बार अन्नू कहने लगी, तुम मुझे नखरे दिखाने लगे हो, तुम्हें मुझसे मोहब्बत ही नहीं है। कुछ दिन के बाद ही एक ऐसा हादसा हमारे साथ पेश आया, मेरी ज़िंदगी ही बदल कर रह गई थी। मेरी शादी की तारीख पक्की हो गई थी और 15 दिन बाद ही मेरी शादी थी। अन्नू का एक्सीडेंट हो गया, उसकी एक टांग बुरी तरह से फ्रैक्चर हो गया था और उस पर प्लास्टर चढ़ चुका था। टांग की हड्डी टूट चुकी थी और मेरा रो रो कर बुरा हाल था। उस वक्त रश्मि ही थी जो मेरे आंसू साफ कर रही थी। मेरी शादी भी धरी की धरी रह गई थी, यहाँ तक कि अन्नू की नौकरी भी छूट गई थी। पापा के काम का सिलसिला भी ख़त्म हो गया था। जब से रश्मि के पापा की ज़मीनों के पैसे आने लगे थे, पापा ने अपने काम पर ध्यान देना छोड़ दिया था। अन्नू की टांग का ऑपरेशन करवाना बहुत ज़रूरी था, लेकिन अन्नू के हालात ऐसे नहीं थे। फिर पापा ने सोचा कि अगर रश्मि अपनी ज़मीनों का कुछ हिस्सा बेच दे तो उसे अन्नू के ऑपरेशन भी हो जाएगा और मेरी शादी भी। लेकिन समस्या ये थी कि वह 18 साल की अभी नहीं हुई थी, लेकिन अगर उसकी शादी किसी बालिग लड़के से हो जाती तो वसीयत के हिसाब से वह लड़का रश्मि के जायदाद का मालिक बन जाता और रश्मि की इजाज़त से प्रॉपर्टी बेची जा सकती थी। इसलिए जब ये बात मुझसे मेरी माँ ने कही तो मैं हैरानी से समुंदर में गोते खा रहा था। मैंने कहा, माँ ये आप क्या कह रही हैं? मैं उसे बहन समझता हूँ, ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। मम्मी ने कहा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। अन्नू का ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, जिस पर लाखों रुपए चाहिए। अगर समय से अन्नू का ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसकी टांग खराब हो सकती है और डॉक्टर को टांग भी काटनी पड़ सकती है। मैंने कहा, रश्मि भी मुझे अपना भाई समझती है, वह कभी भी मुझसे शादी के लिए राज़ी नहीं होगी। आप क्यों हमारा इम्तिहान ले रही हैं? और फिर मैं रश्मि से पूरे 15 साल बड़ा भी हूँ। मम्मी कहने लगी, बस कागजी शादी करनी है, सिर्फ शादी के पेपर पर साइन करने हैं, जिससे कि वकील को दिखा सकें कि तुम और रश्मि पति पत्नी हो। उसके बाद तुम्हें पावर ऑफ अटर्नी मिल जाएगा तो हमारे सारे प्रॉब्लम हल हो जाएंगे। मैंने कहा, अन्नू कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगी। मम्मी कहने लगी, वह खुद ब खुद मजबूर है, उसे सब बता दिया है और उसे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है। मैं हैरान था कि वह तो मुझे रश्मि के करीब नहीं होने देती थी, अब कैसे उसने रश्मि की शादी के लिए मान गई थी। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं हालात की नज़ाकत को देखते हुए चुप हो गया। रश्मि भी मुझसे मजबूरी में ही शादी कर रही होगी। इस वक्त 17 साल की थी और मैं 27 साल का। रश्मि के साथ शादी मैंने बहुत ही सादगी से की थी, क्योंकि ये सिर्फ कागजी शादी थी, उसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन शादी के तीसरे दिन ही रश्मि मुझसे कहने लगी, आकाश जी तैयारी कर लो, हम गांव जा रहे हैं। मैंने कहा, गांव क्यों? कहने लगी कि ज़मीनों का काम वहीं जाकर होगा। मेरे पापा भी गांव जाने को तैयार थे ताकि रश्मि का सब कुछ मेरे नाम करवा लें और ज़मीनों का कुछ हिस्सा बेचकर अन्नू के ऑपरेशन करवा सकें। लेकिन रश्मि ने मना कर दिया, कहने लगी, अंकल जी बस कुछ दिन की बात है, वकील से पेपर तैयार कराने पड़ेंगे तो हम साइन कर देंगे। आप वहाँ जाकर क्या करेंगे? यहाँ शहर के मुकाबले गांव में बहुत सर्दी होती है और आप तो वैसे भी मौसम की पकड़ में जल्दी आ जाते हो। ये बात सच थी, इसलिए मैंने भी अपने माँ बाप को मना कर दिया। वह मुझे अपने साथ लेकर गांव अकेले ही आ गई थी। 15 घंटे का थकान देने वाला सफ़र करके हम गांव पहुँचे थे। रश्मि की हवेली बहुत बड़ी थी, जिसे उसने अपने माली से कहकर खुलवाया था और उसकी सफाई भी करवा दिया था। मेरा थकान से बुरा हाल था, मैं सोना चाहता था, लेकिन रश्मि ने मुझे एक फैंसी सा रात को पहनने वाला कपड़ा दिया और कहने लगे, इसे पहन लो।
मेरे गांव के कुछ जाने पहचानने वाले तुमसे मिलने आने वाले हैं। वो मेरे दूल्हे को देखना चाहते हैं। उसके कहने पर मैंने वह कपड़ा पहन लिया था। उसके बहुत से गांव वाले मिलने आए थे। रात तक मैं थकान और नींद से बेहाल हो चुका था, इसलिए अपने कमरे में चला गया। मेरा इरादा आराम करने का ही था, इसलिए जैसे ही मैंने अलमारी से अपना साधारण कपड़ा निकाला, मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला था। रश्मि मेरे कमरे में दाखिल हुई थी, कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके। उसके बदलते तेवर देखकर मेरा दिल धड़कना ही भूल गया था। मैंने कहा, तुम जाओ यहाँ से रश्मि, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। लेकिन उस पर तो जैसे मेरी किसी बात का भी असर नहीं हुआ। कहने लगी, इस रात का मैंने बड़ी बेचैनी से इंतज़ार किया है। कैसे मुमकिन है मैं आपको छोड़कर चली जाऊं? शादी की है मैंने आपसे, 7 फेरे लिए हैं आपके साथ, मुझे मेरा हक चाहिए। ये कहकर वो मेरी बाहों में आकर गिर गई। उसकी गरम गरम सांसें मेरे चेहरे पर पड़ने लगी थी। मुझे अपना आप जलता हुआ महसूस हो रहा था। मैं उसके अपनी बाहों से दूर करना चाहता था, लेकिन वह मुझे मजबूती से पकड़े हुए थी। मैंने कहा, तुम जानती हो ये शादी मेरी मजबूरी की शादी थी। मैं तो अन्नू से प्यार करता था। मेरे होठों पर उसने अपना हाथ रख दिया, मेरी बात को पूरी होने से पहले रोक दिया था। कहने लगी, मेरे पति हो तुम, तुम्हारे मुंह से अब मैं किसी गैर औरत का नाम ना सुनूं। ये कहकर वह मुझे बेड पर धक्का देकर मुझे चिपट गई थी और अपना साड़ी का पल्लू अपने ऊपर से हटा चुकी थी। कहने लगी, आकाश, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ, इस बात का अंदाज़ा तुम्हें नहीं है। भूल जाओ, अन्नू को इतनी मोहब्बत दूंगी तुमसे संभाली भी नहीं जाएगी। जब पहली बार तुम्हारे घर गई और तुमने मुझे तसल्ली दी, मुझे गले लगाया था, तभी से तुमसे मोहब्बत कर बैठी थी। उसकी मजबूत बाहों ने मुझे कहीं निकलने नहीं दिया था। मैं अब बिल्कुल बेबस हो चुका था। सुबह मैं अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहा था। जिसे आज तक मैं बच्ची समझकर प्यार करता रहा, उसकी बेवकूफ़ियों को बच्ची समझकर नज़रअंदाज करता रहा। वो मुझे भाई समझती ही नहीं थी। वह जब से हमारे घर आई थी, मेरी मोहब्बत को गलत अंदाज से ले रही थी। उसकी मोहब्बत मेरे लिए वे जज्बात रखती थी जो एक आम लड़की किसी मर्द के लिए रखती है। रात भर में उसने मुझे ये समझा दिया था कि वह मेरी क्या लगती है। उसने अपना हाथ जानबूझकर काटा था ताकि अनु मुझसे दूर रहे। मेरी मंगनी पर हंगामा भी उसने किया था, मुझे अनु से दूर कर सके। मैं उसके साथ वह सब हद पार कर गया था जो मुझे नहीं करना चाहिए था। अनु तो मुझे अब कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती थी। रश्मि कहने लगी, कसूर तुम्हारा भी है आकाश। क्यों तुमने मुझे कभी भी अपने करीब आने से मना किया? मुझ पर कभी कोई हद नहीं लगाई, इसलिए मुमकिन ही नहीं था कि मैं आपको किसी और का होने देती। मैं रो रहा था इसलिए कि मैंने मोहब्बत सिर्फ अन्नू से की थी, लेकिन शारीरिक संबंध रश्मि से निभाया था। अब ये सोच रहा था, उसकी बात ठीक थी, वह इतना बच्ची भी नहीं थी। मैंने उसे अपने करीब आने दिया था। मैंने जब अपने पापा को सारी बात बताई तो वह भी हैरान रह गए थे। उन्होंने रश्मि से बात की और उसे बहुत बुरा लगा। कहने लगे कि तुम हमारे एहसानों को भूल गई। जब तुम्हारा कोई नहीं था तो हमने तुम्हें सहारा दिया था। पापा तो मुझसे कहने लगे कि अभी के अभी तुम वहाँ से फ़ौरन शहर आ जाओ और कोर्ट के जरिए मैं तुम्हें रश्मि से डिवोर्स दिलवा दूंगा। लेकिन जब मेरी माँ को सब बात पता चला तो उन्होंने मुझे फ़ोन पर समझाया कि आकाश, जो हो गया उसे भूल जाओ। अब तुम्हारी पत्नी रश्मि है और उसी को स्वीकार करो। जो रिश्ता तुम दोनों के बीच में बन चुका है, उसके बाद अनु भी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगी और तुम समाज के सामने बदनाम हो जाओगे और शायद तुम्हें रश्मि रेप केस में जेल भी डाल सकती है। और फिर रश्मि तुमसे मोहब्बत करती है, तुम्हारे मोहब्बत में ही उसने ये सब कुछ किया है। अपने दिल से अन्नू को निकाल दो और रश्मि को दिल से स्वीकार कर लो। मैंने फ़ोन काट दिया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और अब मैं बैठा सोच रहा था, ये सब पल भर में क्या हो गया, क्या करने चला था और क्या हो गया। लालच बुरी बला होती है। हमने रश्मि को बच्ची समझकर उसको धोखा देना चाहा था और उसकी दौलत को हड़पना चाहा था। शायद हम बिल्कुल गलत थे। रश्मि के साथ तो ऊपर वाले ने इंसाफ कर दिया था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।